गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज जो है गैस टरबाइन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जो मैंने बोला था आपको कि एक कुछ एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। ये ईएसी 2019 में क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में। उस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्रेसर को लेकर के सॉल्व किया गया है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखिए। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल compressor centrifugal compressor develops a pressure ratio develops a pressure ratio a pressure ratio of 5 and air consumption of air consumption of consumption of 30 kg per second. The inlet temperature and pressure, the inlet temperature and pressure are temperature and pressure are 15 degree Celsius and 1 bar respectively, 1 bar respectively. ठीक है, respectively. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके आगे क्या दिया? फॉर एन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज, फॉर एन आइसेंट्रोपिक efficiency ऑफ मीन्स वो कंप्रेसर के लिए दिया है, ऑफ कंप्रेसर, क्योंकि यहाँ कंप्रेसर की ही बात कर रहा है। कंप्रेसर इज 0.85. The power required by the compressor by compressor will be नियरली कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली ही बात कर रहे हैं। प्लीज अगर पॉइंट में वैल्यू है तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे या उसके नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी उसे देखेंगे, ऑप्शन से मैच कराएंगे। ठीक है, उसने नियर पूछा, इट मींस उसने ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं कि पॉसिबल है कि वैल्यूज हमारी थोड़ी सी वैरी करेगी और उसको हमको देखना होगा। तो क्या कह रहा है, पहले गिवन डेटा को लिख लेते हैं। गिवन डेटा लिखने के बाद हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, गिवन डेटा में क्या दिया है? सबसे पहले दिया है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डेवलप्स अ प्रेशर रेशियो ऑफ 5। हमारे पास 5 प्रेशर रेशियो है। इट मींस P2 बाय P1 हमारे पास कितना है? 5 एंड एयर कंजम्पशन ऑफ 30 kg पर सेकंड। 30 kg पर सेकंड मतलब हमारे पास 30 kg पर सेकंड का मास फ्लो रेट ऑफ एयर आएगा, यानी कि ml की वैल्यू कितनी मिलेगी? 30 kg per second. The inlet temperature of and pressure are 15 degree Celsius and pressure is temperature is 15 degree Celsius, pressure is 1 bar. यानी इनलेट कंडीशन कंप्रेसर का क्या है? T1 और T1 हमें गिवन है। नेक्स्ट, फॉर एन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज, जो कंप्रेसर की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो 0.85 है। मतलब जो हम एफिशिएंसी कंसीडर करते हैं आइडियल, अब वो आइडियल नाउ की एक्चुअल वाली कंडीशन हो गई है। देन लास्ट में पूछा है कि पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर, क्योंकि टरबाइन है नहीं और एफिशिएंसी दी है तो हम एक्चुअल एफिशिएंसी की बात करेंगे, ना कि आइडियल। और दूसरी चीज़ कि जो पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर की बात किया है, मींस कि ये
एक्चुअल की बात किया होगा क्योंकि हमें एफिशिएंसी दे रखी है। तो हम आइडियल नहीं निकालेंगे, हम एक्चुअल पावर कंजम्पशन निकालेंगे कंप्रेसर का। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रिमूव करते हैं और उसका जो डेटा लिखा है उसमें लिखते हैं a centrifugal compressor develops a pressure ratio of 5 bar 5 bar नहीं 5 pressure ratio है ना, ratio means higher upon lower, तो 5 हो जाएगा। and air consumption मतलब m dot a जो हमारा होगा वो 30 kg per second। तो हम ये गिवन डेटा के फॉर्म में से लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसे गिवन डेटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए P2 by P1 is equals to 5, MA is equals to 30 kg per second। तो हम चूंकि जो फ्लो रेट होगा वो m डॉट में लिखना है, इसलिए हम m डॉट 30 kg per second लिखेंगे। नेक्स्ट ये टेम्परेचर एंड प्रेशर R 1 बार रेस्पेक्टिवली 15 डिग्री सेल्सियस और 1 बार। तो 15 डिग्री कहाँ पर होगा और 1 बार कहाँ पर होगा? इनलेट कंडीशंस है, इनलेट कंडीशंस। तो कहाँ पर मिलेंगी इनलेट कंडीशंस? इनलेट कंडीशंस हमें मिलेंगी P1 is equals to 1 bar and T1 is equals to 15 degrees Celsius. It means 273 plus 15 is equals to 288. ओके, ये T1 की कंडीशन दी हुई है, ये गिवन, ये वो सारे डेटा हैं जो गिवन दिए। आगे देखते हैं For an isentropic efficiency of compressor, it means कि ये isentropic efficiency जो है आपकी एक्चुअल कंडीशन के लिए दी हुई है। ठीक है, एक्चुअल कंडीशन के लिए क्या है एक्चुअल कंडीशन? कंप्रेसर की एफिशिएंसी 0.85। ठीक है, 0.85। पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर विल बी, तो पावर रिक्वायर्ड बाय एक्चुअल कंप्रेसर की बात करेंगे ना कि आइडियल। हम एक्चुअल कंप्रेसर की बात करेंगे ना कि आइडियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमें दी गई है। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको मैंने पीएस डायग्राम सिखाया है, सबसे पहले वो एक लाइन बना लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में सिस्टम में क्या हो रहा था, कौन सा आइडियल नहीं। ठीक है, देखो, ठीक है, आप ये साइकिल पढ़ते हैं टी और एस डायग्राम। ठीक है, टी और एस डायग्राम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमने ये साइकिल देखी है 1 2 3 एंड 4। 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंबशन चैम्बर, 3 से 4 टरबाइन एंड 4 से 1 कूलर। तो हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन में सारा फोकस सिर्फ कंप्रेसर पे है, ना कि किसी और एलिमेंट पे। तो हम क्या करते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इस टीएस डायग्राम से मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक लाइन कंप्रेसर की बच गई है जो 1 से 2 तक है, जो कि किसी एक प्रेशर रेशियो पे काम कर रही है P2 by P1। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी है इसकी, जब एफिशिएंसी दी रहती है देन क्या ये लाइन स्ट्रेट रह जाती है? नहीं, आइडियल कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन रहेगी क्योंकि हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। बट जब आइडियल कंडीशन नहीं रहेगी, एक्चुअल कंडीशन होगा, तो एक्चुअल कंडीशन में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना होकर के जो लॉसेस होंगे उस लॉसेस की वजह से कुछ एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी और वो लाइन कुछ हम इस तरह मेंशन करते हैं, जिसका हमने नाम दिया 2'। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगा और एफिशिएंसी आपको दी रहेगी तभी आप ये बनाएंगे। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या लिखते हैं? बाहर वाला अपॉन अंदर वाला याद हो गया होगा आपको, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, यानी टेम्परेचर डिफरेंस किसका होगा? पहले ऊपर किसको लिखेंगे? बाहर वाला कौन सा है? आइसेंट्रोपिक T2 माइनस
T1। अंदर वाला कौन सा है? एक्चुअल वाला जो आपका हुआ T2 डैश माइनस T1। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपके पास T2 है नहीं और T2 डैश पता करना है। T2 है नहीं और T2 डैश पता करना, तो हमने बोला था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ये निकाल लेंगे T2 बाई P1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन P2 बाई P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये फॉर्मूला आपको पता है, थर्मोडायनामिक रिलेशन बहुत पुराना रिलेशन है। जब आप सेकेंड ईयर में आए थे, इवन आपने 11th-12th में भी जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था उसमें भी यूज़ किया था इसको। बेसिक थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था जब, उसमें भी ये फॉर्मूला यूज हो जाता था उस इंट्रोडक्शन के पार्ट में। तो आज तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसको यूज करना। तो P2 बाई P1 हमारे लिए कितना दिया था? 5 बार। गामा एयर की वैल्यू दी नहीं है, अगर दी नहीं है तो गामा की वैल्यू एयर के लिए हम कितना लेते हैं? 1.4। तो 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.2857। ठीक है, 0.2857। मैंने बोला था याद रखिएगा तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आप वैल्यू लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और बार बार हर क्वेश्चन में गैस टरबाइन होगा तो एयर ही मैक्सिमम केसेस में यूज होना है, तो हम क्यों ना याद रखें। एक लाइन, एक स्टेप ही बचेगी हमारी। T2 पता नहीं है और T1 हमें दे रखा है कितना? 288। कैलकुलेट करिए T2 की वैल्यू कितनी आ रही है। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट करिए। किसमें आएगी? केल्विन में। क्यों? क्योंकि जो T1 है वो हमने 288 केल्विन रखा है। ठीक है, यानी T1 अगर केल्विन में है तो T2 भी केल्विन में ही आएगा। चलिए आंसर बताइए, कैलकुलेट हुआ होगा T2 की वैल्यू। T2 की वैल्यू 456.14, 456.14 ये T2 की वैल्यू आ गई। T2 की वैल्यू मतलब हमने T1 गिवन था, हमने T2 निकाल लिया। अब अगर हम T2 डैश निकाल लेंगे तो हम कंप्रेसर की एक्चुअल वर्क निकालने में सक्षम है। ठीक है, देखिए कंप्रेसर की एफिशिएंसी 0.85 दी हुई है, दी है कंप्रेसर की एफिशिएंसी 0.85 दी है। अब वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। 0.85 इज इक्वल्स टू T2 है, अब है, अब आपके पास है T1 है, गिवन कंडीशन में ही था। T2 डैश हमें पता ही करना है, 288 T1 की वैल्यू है। क्या T2 डैश मिलेगा? कैलकुलेट करिए। T2 डैश की यूनिट किस में आएगी? केल्विन में ही आएगी, और केल्विन लिखेंगे। केल्विन कैपिटल के से रिमूव करते हैं। T2 डैश की वैल्यू बताइए कितनी होगी, कैलकुलेट करिए झट से। T2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? T2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, देखते हैं कितनी आती है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 456.14 माइनस 288 कितनी आई? 168.14 डिवाइड बाई 0.85 प्लस 288। यही करना है हमको T2 डैश निकालने के लिए। 168.14 डिवाइड बाई 0.85, ओके, प्लस 288, 485.485
0.811, ये आपको वैल्यू मिल गई किसकी, T2 डैश, ठीक है, T2 डैश की। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पावर डेवलप कितना हो रहा है वो बताइए, तो मैं इसे रब करूंगा, ठीक है, मैं इसे रब करूंगा, आपको बताना रहेगा पावर कितना डेवलप हो रहा है। तो पावर कैलकुलेट कैसे करते थे, कंप्रेसर वर्क निकालना हो तो MACP T2 माइनस T1, ये आप करते थे, क्यों आप यही करते थे, T2 माइनस T1। बट चूंकि एक्चुअल पूछा है, नॉट आइडियल, अगर आइडियल पूछा हो तो तब तक तो ये फॉर्मूला सही था, बट अगर आपसे एक्चुअल पूछा है, एक्चुअल पूछा है, तो आप एक्चुअल कैसे बताएंगे, जहां पर आपने 2 रखा है वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर 2 की जगह 2 डैश हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू आएगी, ठीक है। और हम उसको वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या है, देखिए MACP T2 माइनस T1 है। अब हम एक्चुअल निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को रिमूव कर देते हैं, आप तो ड्रॉ कर चुके होंगे, हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, उसको रिमूव क्या करेंगे, MA है क्या मेरे पास, है, CP है, T2 है, T1 है, बट ये तो आइडियल की कंडीशन है, हमसे तो आइडियल पूछ ही नहीं गई है, हमसे तो एक्चुअल पूछी गई है। WC एक्चुअल की क्या वैल्यू होगी, तो आइडियल का फॉर्मूला है, ये तो आइडियल का फॉर्मूला है, एक्चुअल का क्या फॉर्मूला है, WC एक्चुअल का क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल का जो वैल्यू है वो 1.005 mA। तो मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए, CP T2 डैश माइनस T1, ठीक है। MA की वैल्यू 1.005 इंटू 10⁻3। अब ये 3 को हम लिखने से अच्छा है इसको हटा के और WC को किलो के टर्म में यूज कर लेंगे, ठीक है। हमने 10⁻3 हटा दिया, आप लिख सकते हैं CP की वैल्यू, CP की वैल्यू लिख दी, MA की वैल्यू पहले MA लिखते हैं 30, तो 30 into 1.005 into 10⁻3 अपॉन अपॉन नहीं, ब्रैकेट में T2 डैश माइनस T1, हम 10⁻3 हटा करके यूनिट को किलो में कर लेंगे, ठीक है। जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है, बट तब जब आप 10⁻3 रखेंगे तब यूनिट किलो में ना आकर सिंपल वॉट में या जूल पर सेकंड में आएगा, या जूल पर केजी में आएगा, बट अगर किलो के टर्म में ले आना है तो 10⁻3 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई है, जो वैल्यू है वही आपका आंसर होगा, तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या है, चलिए आप भी कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। 30 into 1.005 और ब्रैकेट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 485.811 माइनस 288, ठीक है, 5964.02, 5964.02, ठीक है, किलोवाट। ये आपका एक्चुअल कंप्रेसर वर्क आया और यही आपको चाहिए था।
ठीक है, यही आपको चाहिए था। अब ये देखिए इस पूरे में आपको समझ में क्या आया, तो समझ में ये आता है, समझ में ये आता है कि जब क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी रहती है तो हमसे एक्चुअल पूछता है, ना कि आइडियल पूछता है ना। और सबसे बड़ी बात यूनिट को देखें तो किलोवाट, लेकिन बात एक है कि जब आप वैल्यूज निकालने जा रहे थे तो आपसे क्वेश्चन में आपने एक बार देखा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि ये जो वैल्यू है वो नियरली कितनी आएगी, मींस 5964.02 किलोवाट जो आपका आया है वो नियरेस्ट ऑप्शन उसमें से कौन सा होगा। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए ऐसे वैल्यूज आएंगे तो क्या करेंगे, तो जो नियरेस्ट होगा वो चूज करना ही पड़ेगा। तो एग्जाम में जो अभी दिया है वो पॉइंट के बाद की वैल्यूज को नहीं कंसीडर, पॉइंट के बाद की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है। तो वैल्यूज कितना लिखा है 5964 ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें 5964 गिवन होगा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपके पास वैल्यूज ऑप्शन से आप मिलाएंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को छोड़ देंगे, फिर जो नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी वो आपका आंसर होगा। ओके, चलिए एक गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गेट का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं गेट का क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या, मुझे तो पता ही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अब कैलकुलेट तो आप ही को करना है, वो मुझे कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर कैलकुलेट करके सारे आंसर्स देते जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस लिखता हूँ, आई होप आप लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, गेट 2011 में आया था, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन भी आता है, आप लोग कहते हैं नहीं आता। एन आइडियल ब्रेटन सर्किट, अब जब आइडियल लिख दिया तो वैसे ही बहुत इजी हो गया, क्योंकि बहुत वेरिएशंस होने ही नहीं है। आइडियल लिख दिया मतलब बहुत वेरिएशंस होने ही नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड होगा ये, कोई एफिशिएंसी नहीं होगी, कुछ वेरिएशन नहीं होगा, एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी, सब कांस्टेंट होगा, सीपी नहीं चेंज होगा, एम की वैल्यू नहीं चेंज होगी, ऑपरेटिंग। तो आइडियल आ जाए तो और अच्छा है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है, इससे इजी नहीं बनेगा। जो आपने देखा वो ईएस का क्वेश्चन था, ये गेट का क्वेश्चन है। बिटवीन द, तो सबसे पहले वो प्रेशर रेशियो ही बता रहा, बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ, देखिए कैसे लगभग सेम ही क्वेश्चन है दोनों का, लेकिन बस लैंग्वेज के टर्म में वैल्यूज को बदल दिया है, गिवन डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लिमिट्स ऑफ 1 बार एंड 6 बार, 1 बार एंड 6 बार, has a minimum and has minimum and minimum and maximum temperature of maximum temperature of 300 Kelvin and 1500 Kelvin,
the ratio of specific heat of the ratio of specific heat of the ratio of specific heat of the इसका वर्किंग फ्लूइड का ही होना चाहिए। वर्किंग फ्लूइड हमारा एयर ही जनरली रहेगा। वर्किंग फ्लूइड कोई एयर गैस का मिक्सचर होगा भी तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। आइडियल कंडीशन माना है 1.4। द अप्रोक्सीमेट फाइनल टेम्परेचर द approximate approximate लिखा है, ठीक है, स्क्रीन पे थोड़ा सा कट रहा है। द approximate final temperature in Kelvin at the end of the compression and expansion process respectively। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है वो देखते हैं। वैल्यूज तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, अब कुछ है नहीं इसमें, सारे डेटा दिए हुए हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे तो आप वैसे ही हो जाएगा। ये ओरल आप लगा सकते हैं, बट वैल्यूज के लिए बस आपको वो टेबल की ज़रूरत, वो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन से आप ये देखिए कि क्वेश्चन आप रीड करके समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कहता है, आइडियल ब्रेटन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ 1 बार एंड 6 बार। मतलब कि हमारे पास जो ब्रेटन साइकिल होगा वो 1 बार और 6 बार के बीच में काम कर रहा होगा। तो मतलब हमारे पास हायर अपॉन लोअर का जो प्रेशर रेशियो मिलेगा वो P6 अपॉन P06/1, मतलब प्रेशर रेशियो मिल गया। हायर प्रेशर 6, लोअर प्रेशर 1। नेक्स्ट बोल रहा है हैज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड 1500 केल्विन। आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर मिलता है वो टरबाइन के इनलेट पे मिलता है मैक्सिमम, और मिनिमम आपका एटमॉस्फेयर है जहाँ से आप ले रहे हैं, एयर को सर्व कर रहे हैं कंप्रेसर। तो ये जो दो टेम्परेचर लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये आपको गिवन है। इट मींस कंप्रेसर के इनलेट पे और टरबाइन के इनलेट पे वैल्यूज दे रखी हैं, यानी कि 300 केल्विन है 1500 केल्विन। उसके बाद पूछा था रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द वर्किंग इज 1.4। द अप्रोक्सीमेट मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या मतलब है, 1.4 क्या है, Cp/Cv इट मींस गामा specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume is equals to gamma is equals to 1.4। यानी रेशियो जो है Cp/Cv का वो गामा 1.4 दिया हुआ है। The approximate final temperature in Kelvin at the end of compression and expansion process respectively। मतलब जो हमारा कंप्रेशन का एंड था और जो कंप्रेशन का एंड है वहां पर आपको टेम्परेचर पता करना है, बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए, तो पहले प्रेशर लिमिट को बना लेते हैं। क्या है, गिवन डेटा है ना, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 6/1 था, यानी कि
देखिए P2 by P1 लिखने से अच्छा P हायर अपॉन P लोअर आप याद रखें, और चूंकि हम साइकिल वैसे बनाते हैं, मेरी तो आदत हो गई है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नंबरिंग अगर मैं 1/2 करूँगा तो भी मुझे क्या लिखना है, 3/4 करूँगा, 5/6 करूँगा, जो मन में आएगा लिखूंगा और साइकिल में रिप्रेजेंट कर देना है। जो नंबरिंग करेंगे वही आप ही करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड 1500 केल्विन, 300 और 1500 केल्विन की बात है, यानी कि T1 की वैल्यू 300 केल्विन, T3 की वैल्यू 1500 केल्विन। बहुत इजी क्वेश्चन है। The ratio of specific heat of working fluid is 1.4. Gamma is equals to 1.4. इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा गेट में यार? इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा? The approximate final temperature in Kelvin at the end of compression and expansion process respectively. ठीक है? तो साइकिल एक बनाते हैं, किसकी साइकिल? आइडियल ब्रेटन साइकिल की, क्योंकि क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा था आइडियल ब्रेटन साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आइडियल ब्रेटन साइकिल को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आइडियल ब्रेटन साइकिल ड्रॉ करना बहुत इजी है, कुछ भी दिमाग लगाना है ही नहीं इसमें। टीएस डायग्राम पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए ठीक है, टी और एस के बीच में ड्रॉ करना है, टी और एस एक्स और वाई एक्सिस बना कांस्टेंट प्रेशर लाइन एक्सपेंशन एंड देन। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास नंबरिंग है जो हमने करते हैं 1 2 3 4 की, वो हम यहाँ से करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कंप्रेशन से, इसलिए हम नंबरिंग नहीं कर रहे। तो इसलिए P2 by P1 हायर अपन लोअर की बात किया था 1 से 6 पर, उसमें 6 वैल्यू कांस्टेंट रखा है क्योंकि आइडियल कंडीशन, आइडियल है तो ये भी आइसेंट्रोपिक है, ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। अब आप मुझे ये बता पाएंगे क्या कि कौन सा कंप्रेशन है, कौन सा एक्सपेंशन प्रोसेस है? अगर आपके सामने ये डाउट आ जाए कि नहीं नहीं ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कि डाउट ही नहीं आना चाहिए, पहली चीज तो ये है, क्योंकि अब तक तो आप न्यूमेरिकल देख चुके, वर्किंग के बारे में जान चुके हैं। तो जहाँ कंप्रेशन है, जहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है, इट मींस कि वहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा, और टरबाइन जो पावर डेवलप कर रहा है वो तभी कर रहा होगा जब अंदर कुछ एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा होगा। तो हमसे क्या बोला है? फाइंड द टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। इट मींस T1 है हमारे पास, T3 है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है कंप्रेशन के एंड पे मतलब T2 एंड एक्सपेंशन के एंड पे T4 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करेंगे? क्या करना है? बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? वही जो मैंने थर्मोडायनामिक रिलेशन की बात की है। कौन सा? T2 by T1 is equals to P2 by P1 और P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो पहले हम कंप्रेसर के लिए निकाल लेते हैं, तो हम T2 by T1 लिख दिए और P2 by P1। ठीक है, T2 है क्या अपने पास? नहीं, T2 नहीं, T1 है, हाँ है 300 केल्विन। क्वेश्चन में ही गिवन है कि इनलेट कंडीशन में जो मिनिमम कंडीशन होगी साइकिल की वो 300 है, तो पूरे साइकिल में टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू आपको 1 पे ही मिलेगी, 1 पे। 4 पे एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर भले ही आपका सेम रहता है बट एग्जॉस्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम 1 के बराबर नहीं रखते। P2 by P1 कितना प्रेशर रेशियो दिया है? 6। गामा 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। तो मैंने आपसे बोला कि 1.4 माइनस 1.4 जो है इसकी वैल्यू को आप याद कर लें, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखें आप जरूर
बट जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा 0.2856। बिल्कुल गलत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी। यहाँ से आप क्या T2 नहीं निकाल सकते हैं? T2 नहीं निकाल सकते हैं? आई होप आप निकाल सकते हैं, आप सभी निकाल सकते हैं। केल्विन में क्यों? क्योंकि हमने T1 केल्विन में निकाला है। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी, और जितनी आएगी वही पहला आंसर होगा। कंप्रेशन के एंड पे हमें T2 मिल गया है, ठीक है। कोई एफिशिएंसी नहीं दी है, इट मींस T2 बेस्ट होगा नहीं। आइडियल कंडीशन है, इट मींस यही हमारा आंसर होगा और कोई नहीं। तो T2 हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर आया वो देखिए, T2 कितना आया, T2 कितना आया, 500.55 आई थिंक इतना ही है, ठीक है। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, तो इतना ही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कंप्रेशन का हमने देख लिया है, ठीक है। कंप्रेशन के एग्जिट पे देख लिया है। अब आपसे मान लीजिए, मान क्या लेना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा ही है, क्या पूछा है कि एक्सपेंशन प्रोसेस बताइए। तो एक्सपेंशन प्रोसेस कहाँ होगा? 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में है। तो क्या करेंगे भाई, कैसे एक्सपेंशन प्रोसेस कंसीडर करेंगे 3 से 4 के बीच में? कुछ नहीं करना है, 3 से 4 के बीच में क्या करेंगे, देखो सेम फॉर्मूला, क्योंकि आइडियल है तो जो 1 से 2 में हुआ है वो 3 से 4 में होगा। हम लिख लेते हैं T3/T4 इज इक्वल्स टू T3/T4 का पावर गामा माइनस 1 गामा, यानी T3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि T4/T3 कर दें, कुछ बुक में ऐसे मिलेगा T4/T3, तो हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं, जैसा T है वैसा P रखेंगे, T4/T3 का पावर गामा माइनस 1। इसको चेंज नहीं करेंगे, जिस तरह लिखा है वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको उल्टा लिख दिया तो इसको वैसे ही रहने देंगे। अगर इधर ऊपर 4 है तो इधर भी ऊपर 4 होगा, अगर इधर नीचे 3 है तो इधर भी 3 होगा। अगर आप रेसिप्रोकेट करते हैं तो जैसे यहाँ किया वैसे वहाँ, और जैसे यहाँ किया वैसे, मतलब आपको ये करना है कि जो भी लेफ्ट साइड में है वो आपके राइट साइड में भी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यों 2 फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं, 2 फॉर्मूला क्यों यूज करना है, तो कोई एक यूज करते हैं। T3 की वैल्यू 300, T4 की वैल्यू पता नहीं है, वही पता कर देंगे। 6 कितना दिया है, 6 का पावर 1.4 माइनस 1/1। तो T4 की कितनी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। वो किस में आएगी, केल्विन में होगा, ठीक है, वो केल्विन में होगा। तो T4 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए बताइए जरा, T4 की वैल्यू कितनी आएगी एक्सपेंशन के एंड में? वैल्यू आ रही है आपके हिसाब से कितनी आ रही है, आपके हिसाब से वैल्यू जो है आ रही है अप्रोक्सीमेटली 899, ठीक है। बट ऑप्शन में 899 कोई नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया होगा आंसर उसी के नियर अबाउट होगा। 899 ना लिख करके जो वैल्यूज आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 900 ऑप्शन में आपके दिया है, तो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 900 केल्विन है।
ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, कंप्रेशन के लिए T2 एंड एक्सपेंशन के लिए T4। तो ये आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर अभी आगे और देखेंगे, कुछ गेट के क्वेश्चन देख लेंगे ताकि हमारा और न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए concept। फिर और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो फिर आज को आज यही सेशन एंड करते हैं इसी न्यूमेरिकल के साथ। आंसर आपका ये पहला कंप्रेशन के लिए था और ये एक्सपेंशन के लिए था। तो आंसर में कोई डाउट नहीं करना है, कहाँ पे आंसर आया यही आंसर है, क्योंकि आपसे यही पूछा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए ओके।